नाज़रीन, साबिक़ अमरीकी पादरी, मारूफ मुसन्निफ और इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले कारकुन जेफरी शान किंग और उनकी अहलिया राय किंग ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस खबर का ऐलान शान किंग के फेसबुक पेज पर किया गया है, जिससे मुंसलिक वीडियो में ये जोड़ा अमाम और शान के दोस्त शेख उमर के साथ कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। इस मौका पर शान ने फ़लस्तीनी रुमाल कफाया पहन रखा है, जबकि उनकी अहलिया उबाया और स्कार्फ में नजर आ रही है। नाज़रीन, उन्होंने फेसबुक पर लिखा, अमेरिका में सबको शब बखैर और बाकी दुनिया को सुबह बखैर। मैं और मेरी अहलिया अभी मस्जिद में शाम की नमाज पढ़कर डेलिस में अपने घर पहुंचे हैं। हमने रमज़ान का आगाज़ इस्लाम कबूल करके किया है और एक साथ कलमा पढ़ा है। ये हमारे लिए एक खूबसूरत बामानी दिन था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। 45 साला शान किंग की वजह शोहरत एक ऐसे शख्स की है जो सोशल मीडिया पर नस्ल परस्ती के खिलाफ मुहिम से लेकर अफ्रीकी नयाद अमरीकियों, खासकर ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक और मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले और इसराइल की जवाबी बमबारी के बाद वो हर प्लेटफॉर्म पर गजा के शहरियों की हमायत में आवाज़ उठाते और जंगबंदी का मुतालबा करते नजर आए हैं। शान किंग का दावा है कि फ़लस्तीनियों की हमायत के बायस दिसंबर में इंस्टाग्राम ने उनके 60 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स वाले अकाउंट पर पाबंदी लगा दी थी। ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि मीटा ने किंग के अकाउंट पर क्यों पाबंदी आयद की, ताहम अब तक उनका अकाउंट बहाल नहीं हो सका है। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने के बाद मस्जिद में मौजूद लोगों से बात करते हुए शान किंग ने इमाम शेख उमर के साथ अपनी 10 साला दोस्ती का जिक्र करते हुए बताया कि इतने बरस में एक मरतबा भी उमर ने इस्लाम कबूल करने के लिए मुझ पर जोर नहीं डाला, ताहम उसने मुझे बताया कि मैं 8 साल से ये दुआ कर रहा हूँ। शान का कहना था कि ये फैसला मेरे और मेरी अहलिया के लिए बहुत आसान रहा है और हम दोनों ने एक दूसरे को इस पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि मेरी अहलिया ने खुद अपने दिल में इस चीज़ को महसूस किया। उन्होंने अपने फैसले का सहरा उन मुसाइब, दर्द और सदमे को दिया जो उन्होंने गुज़श्ता 6 माह के दौरान गजा में देखे हैं। शान किंग ने कहा कि उन लोगों यानी गजा वालों को दुनिया की सबसे ख़तरनाक तकलीफ दे जगह पर, जहां उनके पास अपने प्यारों की लाशों और मलबे से बाकियात निकालने के अलावा कुछ नहीं बचा है, मगर इसके बावजूद वो ज़िंदगी का मानी और मकसद ढूंढ रहे हैं। इस सब ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा है। किंग ने कहा कि उनके ईमान और इस्लाम के लिए उनकी अकीदत ने न सिर्फ मेरा दिल खोल दिया है, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को खोल दिया है। दोस्तों, शान किंग 17 सितंबर 1979 को अमेरिका की रियासत केंटकी की फ्रैंकलिन काउंटी में पैदा हुए। 2015 में लिखे गए एक मजमून में शान किंग ने दावा किया कि केंटकी में रिहाइश के दौरान वो नस्ल परस्त और नफरत अंगेज जराइम का शिकार रहे। उनका कहना है कि 1995 में हाई स्कूल में तालीम के दौरान दर्जन भर लड़कों ने उन पर हमला किया और शदीद मारपीट की। वो कहते हैं कि इस दिन उनकी ज़िंदगी का महवर बदल गया। वो ये भी दावा करते हैं कि जब वो घर पर सेहतियाब हो रहे थे, उस दौरान नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म लड़के उन्हें मारने के लिए घर तक आए। शान का कहना है कि उन चोटों की वजह से उन्हें रीढ़ की हड्डी की 3 सर्जरियां करवाना पड़ी, जिनके बायस वो 2 साल तक स्कूल नहीं जा सके। इन हमलों को नस्ली तौर पर किए गए नफरत अंगेज जराइम कहते हैं और इसी बायस वो बाकायदगी से इस नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिसका तजर्बा उन्होंने खुद केंटकी में एक गैर सफ़ेद फार्म बच्चे के तौर पर किया था। नाज़रीन, शान के मुताबिक अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने तकरीबन 1 साल के लिए हाई स्कूल में शहरियात की तालीम दी और फिर अटलांटा के नौउम्रों को इंसाफ दिलवाने वाले मरकज़ में भी काम किया। 2008 में उन्होंने बतौर पादरी अटलांटा में ग्रेस क्रिश्चियन चर्च के नाम से एक चर्च कायम किया। पादरी बनने की वजूहात के मुतालिक किंग का कहना है कि जब वो हाई स्कूल में थे तो तब से पादरी बनने की ख्वाहिश रखते थे। हाई स्कूल के दिनों में जब किंग खुद पर होने वाले हमले के बाद जख्मों से सेहतियाब हो रहे थे, तो उन दिनों उनके दोस्त के वालिद जो एक पादरी थे बाकायदगी से उनसे मिलने जाते थे। किंग बिना बाप के पले बढ़े थे और इस पादरी की शख्सियत ने उन्हें बहुत मुतासर किया और वो उस जैसा बनना चाहते थे। उन दिनों किंग ने मसीही मज़हब अख्तियार कर लिया था
اور انہیں عیسائی بنانے کی رسومات بھی ادا کی گئی۔ گریس کرسچن چرچ میں نئے لوگوں کو لانے کے لیے کنگ نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور یوں وہ فیس بک پادری کے نام سے مشہور ہوئے۔ تاہم صرف 4 سال بعد ذاتی دباؤ اور مایوسی کی وجہ سے انہوں نے 2012 میں چرچ سے استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، کنگ نے ایک نسل پرستی کا شکار شخص کے طور پر اپنے تجربات کے بارے میں بڑے پیمانے پر لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلیک لائیوز میٹر تحریک اور امریکہ میں سیاہ فاموں کے ساتھ تعصب اور شوٹنگ کے واقعات پر بھی کھل کر آواز اٹھائی ہے۔ کنگ کا کہنا ہے کہ وہ جن تجربات سے گزرے ہیں ان کے باعث انہوں نے اپنی زندگی انسانی حقوق، خاص طور پر بلیک لائیوز میٹر تحریک کے لیے وقف کر دی ہے، اور شان نے یہ کام اپنی تحریروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جن میں وہ انسانی حقوق، نسلی تعصب، پولیس کی بربریت، بڑے پیمانے پر قید اور قانون نافذ کرنے والی بدانتظامی پر توجہ دلاتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی اخبارات کے لیے مضامین لکھے ہیں، اور ایسے ہی ایک مضمون میں کنگ نے سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی ہلاکت کا تجزیہ کیا اور اس دعوے کے خلاف دلیل دی کہ پولیس افسر ڈیرن ولسن کی جان کو خطرہ تھا۔ ناظرین، کنگ نے ایک غیر منافع بخش گروپ گراس روٹس لا پروجیکٹ کی بنیاد بھی رکھی اور کئی انٹرنیٹ مہمات، ویب سائٹس اور تنظیمیں شروع کی جن میں ہوپ ماب، جسٹس ٹوگیدر، دی ریئل جسٹس، PAC اور دی نارتھ اسٹار شامل ہے۔ اس حوالے سے شان کئی تنازعات میں بھی گھرے رہے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ غزہ والوں کی حمایت میں آواز اٹھانا بند نہیں کریں گے۔ شان نے فیس بک پر شیئر کی گئی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ساتھ صبح سے روزہ رکھنا شروع کریں گے۔